हेलो व्यूवर्स, केबीएन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइकोलॉजी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 6 अभिवृत्ति एवं सामाजिक संज्ञान, एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। और इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे सामाजिक व्यवहार की व्याख्या करना और अभिवृत्ति की प्रकृति एवं घटक। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हम सभी लोग अपने आसपास के दूसरे लोगों के बारे में, विभिन्न विषयों के बारे में या विभिन्न घटनाओं के बारे में कुछ विचार रखते हैं या हमारी कोई सोच होती है। तो लोग किसी व्यक्ति के बारे में या जीवन से जुड़े हुए विभिन्न विषयों के बारे में जो भी दृष्टिकोण रखते हैं या जो भी सोच रखते हैं, नजरिया रखते हैं, उसे ही एटीट्यूड या अभिवृत्ति कहा जाता है। उदाहरण के लिए मांसाहार को लेकर अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं, तो ये उनके अपने एटीट्यूड्स हैं। कोई व्यक्ति मांसाहार को सही ठहराता है और कोई व्यक्ति मांसाहार को गलत ठहराता है। तो किसी भी विषय के बारे में या ये सोच किसी व्यक्ति के बारे में भी हो सकती है। तो किसी व्यक्ति, किसी विषय के बारे में या किसी घटना के बारे में हमारी सोच ही हमारा एटीट्यूड होती है या हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण एटीट्यूड कहलाता है। अब बात करते हैं अभिवृत्ति की प्रकृति एवं घटक की। अभिवृत्ति का जो भी अर्थ हमने समझा उसके अनुसार अभिवृत्ति मन की एक अवस्था है, क्योंकि अभिवृत्ति या एटीट्यूड हमारे मन में विकसित होता है। यह किसी विषय के संबंध में विचारों का पुंज होता है। यहाँ पर विषय यानी जिसके बारे में हमारा एटीट्यूड है, जिसके बारे में हमारा नजरिया या दृष्टिकोण है, उसे अभिवृत्ति विषय कहते हैं। तो एटीट्यूड किसी विषय के संबंध में हो सकता है और ये विचारों का एक पुंज होता है। विचारों का पुंज यानी विचारों का समूह। इसमें एक मूल्यांकन परक विशेषता पाई जाती है। जिस भी व्यक्ति, घटना या विषय के बारे में हमारा एटीट्यूड होता है, हम उसका मूल्यांकन करते हैं और हम उसमें या तो सकारात्मक या नकारात्मक गुण देखते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम उसके बारे में न्यूट्रल भी होते हैं यानी तटस्थ भी होते हैं। हमारी अभिवृत्ति में एक सांवेगिक घटक होता है। सांवेगिक घटक यानी इमोशनल कंपोनेंट। मांसाहार का ही उदाहरण ले कि जो लोग मांसाहार के संबंध में नकारात्मक अभिवृत्ति रखते हैं यानी नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, वो उससे घृणा भी करते हैं। तो सांवेगिक घटक पाया जाता है। और जो लोग मांसाहार पसंद करते हैं यानी उनकी पॉजिटिव एटीट्यूड है, उन्हें अगर नॉनवेज खाने को मिल जाए तो वो बहुत खुश होते हैं। तो इस तरह से सांवेगिक घटक होता है। अभिवृत्ति विषय के प्रति एक विशेष प्रकार की क्रिया करने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। जिस भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में या घटना के बारे में हमारी जैसी अभिवृत्ति होती है, उसी तरह की क्रिया यानी कि व्यवहार भी करने की प्रवृत्ति व्यक्ति में देखी जाती है। अधिकांशतः गोरे लोगों में अफ्रीका के जो काले लोग होते हैं, उनके बारे में एक एटीट्यूड होता है कि ये क्रिमिनल्स होते हैं यानी अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। तो अगर किसी गोरे व्यक्ति के बगल में एक अफ्रीकी व्यक्ति बैठता है तो गोरा व्यक्ति तुरंत अपने सामान को संभालने लगता है कि कहीं ये व्यक्ति उसका सामान छीन न ले। इस तरीके से उनका एक एटीट्यूड है और उस एटीट्यूड के आधार पर ही वो एक विशेष प्रकार का व्यवहार करते हैं। अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड में 3 तरह के घटक पाए जाते हैं। जब हम किसी वस्तु के बारे में या किसी विषय के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हैं तो इस तरह के विचार परक घटक को संज्ञानात्मक घटक कहा जाता है। सांवेगिक घटक को यानी जब हम अभिवृत्ति विषय के बारे में कोई इमोशन रखते हैं तो उसे भावात्मक पक्ष कहा जाता है। और जब हम अभिवृत्ति विषय के प्रति क्रिया करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे व्यवहार परक या क्रियात्मक घटक कहा जाता है। तो इस तरह से संज्ञानात्मक घटक, भावात्मक घटक और व्यवहार परक घटक अभिवृत्ति में पाए जाते हैं। इन तीनों घटकों को अंग्रेजी के अक्षर ABC से इंडिकेट किया जाता है, यानी इन्हें ABC घटक या ABC कंपोनेंट्स कहा जाता है। हिंदी में इन्हें अभिवृत्ति का संभाव्य घटक कह सकते हैं। संग यानी संज्ञानात्मक, भा यानी भावात्मक और व्य मतलब व्यवहार परक। अभिवृत्ति का संभाव्य घटक जो है ABC घटक या ABC कंपोनेंट, इसको हम एक हरा भरा पर्यावरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आपके पड़ोस में कुछ लोग एक हरा भरा पर्यावरण आंदोलन चला रहे हैं और उस आंदोलन के अंतर्गत वो विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगा रहे हैं यानी वृक्षारोपण अभियान चल रहा है। पर्यावरण के संबंध में आपको बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त हैं कि पर्यावरण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और पेड़ पौधे व्यक्ति के जीवन का आधार है। तो इस सूचना के आधार पर आप हरा भरा पर्यावरण के बारे में एक पॉजिटिव एटीट्यूड यानी कि सकारात्मक अभिवृत्ति रखते हैं। तो ये मूल्यांकन पक्ष के साथ साथ संज्ञानात्मक पक्ष हो गया यानी C घटक।
सी यानी कॉग्निटिव, हिंदी में कहेंगे तो संग यानी संज्ञानात्मक घटक। जब आप हरियाली को देखते हैं तो आप खुशी का अनुभव करते हैं, और जब आप किसी पेड़ को कटते हुए देखते हैं तो आपको बहुत दुख होता है। तो ये जो आपकी फीलिंग्स है खुशी की या दुख की, ये अभिवृत्ति का भावात्मक पक्ष है, जिसे भा से यानी भावात्मक और इंग्लिश में ए घटक ए यानी अफेक्टिव कंपोनेंट को प्रदर्शित करता है। अब मान लीजिए कि आप भी इसमें एक्टिव होकर इस अभियान में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और पेड़ लगाते हैं, तो ये हरा भरा पर्यावरण के प्रति आपका क्या हो गया, व्यवहारात्मक पक्ष। जैसे हिंदी में व्य घटक या इंग्लिश में बी कंपोनेंट कहेंगे। व्य मतलब व्यवहार परक और बी मतलब बिहेवियरल कंपोनेंट। हम जनरली ये सोचते हैं कि तीनों घटक हैं ए बी सी कंपोनेंट, इनमें आपस में एक संगति रहती है, यानी आपस में एक तालमेल रहता है और तीनों एक ही दिशा में काम करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप हरे भरे पर्यावरण के प्रति संज्ञानात्मक घटक तो रखते हो, यानी संज्ञानात्मक घटक शक्तिशाली है, लेकिन भावात्मक और व्यवहार परक घटक जो है उतना शक्तिशाली ना हो, यानी पेड़ लगाने के प्रति और पर्यावरण के प्रति आपका दृष्टिकोण सकारात्मक हो, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वृक्षारोपण को देखकर आपको बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो या पेड़ कटने पर आपको दुख हो। इसके साथ साथ ये जरूरी नहीं है कि आप सक्रिय रूप से वृक्षारोपण में प्रतिभाग करें। क्या ये हो सकता है कि संज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष मजबूत और सकारात्मक हो, परंतु व्यवहार परक पक्ष जो है वो तटस्थ हो, यानी व्यक्ति वृक्षारोपण के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखता हो और साथ ही साथ पेड़ लगने पे खुशी होती हो और पेड़ के कटने पर दुख होता हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि व्यक्ति खुद सक्रिय रूप से वृक्षारोपण करे। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि दो घटकों के आधार पर तीसरे घटक का अनुमान नहीं किया जा सकता। इन तीन घटकों के साथ साथ अभिवृत्ति के दो बहुत ही घनिष्ठ संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक है विश्वास यानी बिलीव और दूसरा है मूल्य यानी वैल्यूज। यानी विश्वास एक ऐसे आधार का निर्माण करता है जिस पर अभिवृत्ति टिकी होती है, जैसे ईश्वर में विश्वास। व्यक्ति का विश्वास ही उसकी अभिवृत्ति का आधार होता है। दूसरा संप्रत्यय है मूल्य। मूल्य वो विश्वास है जिसमें चाहिए का पक्ष रहता है, जैसे नैतिक मूल्य। उदाहरण के तौर पर व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए या एक व्यक्ति को हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। तो व्यक्ति के जैसे वैल्यूज होते हैं उसका वैसा ही एटीट्यूड भी होता है। इन वैल्यूज का निर्माण तब होता है जब कोई विशेष विश्वास या विशेष अभिवृत्ति व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाती है। जैसे महात्मा गांधी की बात की जाए तो उन्होंने जीवन भर सत्य और अहिंसा के रास्ते को अपनाया, तो ये वैल्यूज उनके जीवन का अभिन्न अंग थे और इन वैल्यूज को चेंज करना कठिन होता है, परिवर्तित करना बहुत मुश्किल होता है। अब अगर ये पूछा जाए कि अभिवृत्ति से कौन सा उद्देश्य पूरा होता है या उससे क्या लाभ है, तो अभिवृत्ति जो होती है वो हमें निर्णय करने में सुविधा प्रदान करती है। जब हमारे सामने कोई भी नई परिस्थिति आती है तो हमें किस तरीके से व्यवहार करना है, किस तरीके से काम करना है, इसका निर्णय करने में अभिवृत्ति हमारी सहायता करती है। उदाहरण के लिए विदेशियों के प्रति हमारी अभिवृत्ति, जैसी भी हमारी अभिवृत्ति होगी, जैसे मान लीजिए अगर व्यक्ति ऐसे देश का है जिसके बारे में हमारा ये एटीट्यूड है या हमारी ये अभिवृत्ति है कि ये बहुत मिलनसार है, बहुत अच्छे होते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं, तो हम उनके साथ उतने ही खुले दिल से मिलेंगे। लेकिन अगर व्यक्ति ऐसे देश का है जिसके बारे में हमारी ये अभिवृत्ति है कि यहाँ के लोग अपराधी किस्म के होते हैं, चोर होते हैं, तो हम ऐसा व्यक्ति अगर सामने आ जाता है तो हम उससे बचने का प्रयास करेंगे या अपने सामान की सुरक्षा या खुद की सुरक्षा का ध्यान करने लगेंगे। तो ये हमारा एटीट्यूड या अभिवृत्ति ये निर्धारित करती है कि हमें किस तरीके से सामने वाले के साथ व्यवहार करना है। इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि अभिवृत्ति हमें व्यवहार करने के लिए एक मानसिक रूपरेखा या ब्लूप्रिंट प्रदान करती है, यानी हमारे दिमाग में एक खाका खिंच जाता है कि हमें इस परिस्थिति में या इस व्यक्ति के साथ किस तरह का व्यवहार करना है। अभिवृत्ति की 4 प्रमुख विशेषताएं होती हैं: कर्षण शक्ति, चरम सीमा, सरलता या जटिलता और केंद्रितता। सबसे पहले बात करते हैं कर्षण शक्ति। कर्षण शक्ति सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। कर्षण शक्ति हमें यह बताती है कि अभिवृत्ति विषय यानी जिसके बारे में हमारी अभिवृत्ति है, वो व्यक्ति भी हो सकता है, वो कोई विषय भी हो सकता है, वो कोई घटना भी हो सकती है, वो कोई वस्तु भी हो सकती है। तो अभिवृत्ति विषय के प्रति हमारी अभिवृत्ति सकारात्मक है या नकारात्मक है। जिस अभिवृत्ति विषय के प्रति हमारी अभिवृत्ति सकारात्मक होती है, यानी हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, उसको
उसको हम अच्छा मानते हैं, कई बार बहुत अच्छा मानते हैं, और जिसके प्रति हमारी नकारात्मक अभिवृत्ति होती है उसको हम खराब मानते हैं और कई बार बहुत खराब मानते हैं। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि परमाणु परीक्षण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके प्रति एटीट्यूड देखना है तो 5 स्केल रखा गया है, ठीक है। उसको बहुत खराब मानता है तो उसे 1 नंबर पर रखता है, खराब, तटस्थ यानी न्यूट्रल, ना तो खराब ना बहुत अच्छा, 4 नंबर पे अच्छा और 5 नंबर पे बहुत अच्छा। तो इस तरह से 5 बिंदु मापनी है, 5 पॉइंट स्केल है और व्यक्ति को रेटिंग करनी है। तो जो व्यक्ति अपने एटीट्यूड के हिसाब से उसको डिफरेंट पॉइंट्स पर रखता है। अगर कोई व्यक्ति परमाणु परीक्षण को या नाभिकीय शोध को 4 या 5 बिंदु पर रखता है, इसका मतलब है कि वो सकारात्मक अभिवृत्ति है और वो परमाणु परीक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। इसके विपरीत अगर वो 1 या 2 बिंदु मापनी पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करता है तो उसका मतलब है कि वो परमाणु परीक्षण को बहुत खराब या खराब मानता है। कई बार व्यक्ति की अभिवृत्ति ना तो सकारात्मक होती है और ना ही नकारात्मक, तो ये कर्षण शक्ति तटस्थ यानी कि न्यूट्रल होती है। दूसरी विशेषता है चरम सीमा। अभिवृत्ति किस सीमा तक सकारात्मक या नकारात्मक है, चरम सीमा इस बात को बताती है। अगर हम 5 बिंदु मापने की बात करें तो उसमें मूल्य 1 और मूल्य 5 ये दोनों ही चरम सीमा पर है। बस यह है कि मूल्य 1 जो है वो नकारात्मक है और मूल्य 5 जो है वो सकारात्मक है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा एटीट्यूड या हमारी अभिवृत्ति किसी विषय के प्रति बहुत ज्यादा सकारात्मक या बहुत ज्यादा नकारात्मक होती है। तो बहुत ज्यादा सकारात्मक या बहुत ज्यादा नकारात्मक अभिवृत्ति चरम सीमा कहलाती है। सरलता या जटिलता, ये विशेषता यह बताती है कि एक अभिवृत्ति के अंदर कितनी अभिवृत्तियां हैं। यानी अभिवृत्ति को अगर हम एक परिवार के रूप में देखें तो जैसे परिवार में कई सारे सदस्य होते हैं, उसी तरह से एक बड़ी अभिवृत्ति या व्यापक अभिवृत्ति में कई सारी सदस्य अभिवृत्तियां होती हैं। जब किसी एक अभिवृत्ति तंत्र में एक या बहुत कम अभिवृत्तियां होती हैं तो उस तरह की अभिवृत्ति को सरल अभिवृत्ति कहा जाता है। लेकिन जब किसी अभिवृत्ति तंत्र में अनेक अभिवृत्तियां होती हैं तो उसे जटिल अभिवृत्ति तंत्र कहते हैं। अगली विशेषता है केंद्रिकता। केंद्रिकता अभिवृत्ति तंत्र में किसी विशेष अभिवृत्ति की भूमिका को बताता है। यानी किसी अभिवृत्ति तंत्र में एक अभिवृत्ति केंद्र में होती है जो कि महत्वपूर्ण होती है और इसके अलावा कम महत्वपूर्ण अभिवृत्तियां उसके चारों तरफ परिधि में होती हैं। तो वो अभिवृत्ति जो कि केंद्र में होती है वो अन्य अभिवृत्तियों को जो कि परिधि में होती हैं उनको प्रभावित करती है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी आज की क्लास? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और मेरे चैनल के दूसरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।